Friends, welcome to all of you once again in online platform of Libres classes। दोस्तों, हम लोग जैसा कि पढ़ रहे थे टॉपिक लाइट, और लाइट में हमने टोटल 8 पार्ट को हमने देखा था, और पिछले क्लास हमने आपको पढ़ाया था TIR की घटना। अब हम लोग आज आगे पढ़ते हैं लाइट में, और आज का टॉपिक हमारा रहेगा दर्पण अर्थात मिरर। मिरर में हम आपको बताएंगे कि मिरर होता क्या है, दर्पण क्या होता है, इसके क्या प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, और इनसे बनने वाले छोटे छोटे प्रश्नों को देखेंगे। और दर्पण के साथ साथ इसमें हम कुछ पॉइंट्स को पढ़ेंगे। वो हमारे एग्जाम में वहां से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन वो पूरा का पूरा क्या तैयार करते हैं, कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं, जिससे हमारा एक आधार बनता है कि जिससे हम पूछे गए प्रश्नों का सही से उत्तर दे सकें। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं दर्पण, अपना टॉपिक दर्पण आज का, और मिरर क्या होता है आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, जो दर्पण होता है ये कांच का एक टुकड़ा होता है, ये कांच का एक टुकड़ा होता है, इसी को हम बोलते हैं क्या, दर्पण बोलते हैं। ये कांच का एक टुकड़ा होता है और इसी को हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। इसका जो ये वाला पृष्ठ होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये साइड वाला पृष्ठ बिल्कुल इसका ऐसे होता है, और इसी पे पेंट और पॉलिश हुई होती है, पेंट और पॉलिश हुई होती है। बात करते हैं इस पे पॉलिश किसकी पॉलिश हुई रहती है, तो इस पे पारे का पॉलिश किया गया होता है, पारे का पॉलिश, पारे का पॉलिश हुआ रहता है। और किसी भी गहरे रंग का पेंट होता है। इसका जो ये पृष्ठ होता है ये पारे का पॉलिश होता है, और कोई भी गहरे रंग का उस पे क्या होता है, पेंट होता है। बात करते हैं हम लोग पारे का ही पॉलिश क्यों करते हैं हम लोग, इस पे पारे का ही पॉलिश क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि ये सबसे अधिक चमकदार धातु होती है, इसलिए इस पर जो हमारा जो दर्पण होता है, जो कांच का टुकड़ा होता है, उसके इस पृष्ठ पर जो पॉलिश होता है वो पारे की पॉलिश हुई होती है, और उस पे कोई भी गहरे रंग का क्या होता है, उस पे पेंट किया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग जो हमारा दर्पण है वो कितने प्रकार का होता है। तो दर्पण हमारा मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है हमारा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण मतलब उसको कहते हैं हम लोग प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर क्या होता है, तो कांच को अगर सीधे प्लेट में काटकर जो बनाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। मतलब कोई कांच है और उसको सीधे प्लेट में काटकर, ये कोई कांच है और उसको किसी सीधे प्लेट में काटकर जो बनाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। तो इसको हम कैसे जानेंगे कि कोई भी कांच है उसको सीधी प्लेट में काट कर जो बनाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग गोलीय दर्पण। ये क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, तो कांच के गोले से जिसको काटा जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अगर ये कोई कांच है, ये कांच का कोई गोला है और इसको अगर यहां से ब्रेक किया जाए और यहां से ब्रेक किया जाए तो इसी को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, तो इसके 2 प्रकार होते हैं, एक होता है मेरा अवतल दर्पण और एक होता है हमारा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण को हम कहते हैं इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर। तो आइए हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण कैसे बनता है।
तो हमने आपको बताया कि गोलीय दर्पण कैसे बनता है। जब किसी कांच के गोले को अगर काटते हैं तो जो दर्पण बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं गोलीय दर्पण को कैसे बनाया जाता है, तो कांच के गोले को जो काटकर दर्पण बनाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। और इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है हमारा उत्तल दर्पण। ये कांच का गोला है, अगर इसको हम यहां से ऐसे अगर ब्रेक करते हैं, यहां से काटते हैं तो हमको इस तरह कुछ मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। और यहां पे होगा, इस को बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में क्या होता है, जो परावर्तक तल होता है वो दबा हुआ होता है। अवतल दर्पण में परावर्तक तल क्या होता है, तो वो अंदर की ओर दबा होता है। अब बात आती है कि ये परावर्तक तल क्या होता है। परावर्तक ये तल ये क्या होता है, तो गोलीय दर्पण का वह भाग, गोलीय दर्पण का वह भाग जहां से परावर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं। अगर हम यहां से इसको ऐसे काट रहे हैं तो हमको ये दर्पण कुछ इस तरह मिलेगा और इसी का हम नाम क्या देते हैं, अवतल दर्पण इसका नाम दे देते हैं। अब आइए हम बात करते हैं, इस गोलीय दर्पण को अगर हम ऐसे काटते हैं तो हमको ये ऐसे कुछ मिलेगा, ऐसे मिलेगा। और ये जो होता है हमारा इस तरह से होता है, ये हमारा ऐसे होगा और यहां पे क्या होगा, इसका परावर्तक तल उभरा होता है। इसे कहते हैं हम लोग अवतल दर्पण। इसे हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे, अवतल उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में क्या होता है, इसका परावर्तक तल दबा होता है और उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसका परावर्तक तल क्या होता है, उभरा हुआ होता है। मतलब कोई कांच का गोला है, अगर इस प्रकार काट रहे हैं तो हमको क्या मिलता है, अवतल दर्पण मिलता है, और ऐसे काटते हैं तो हमें क्या मिलता है, उत्तल दर्पण मिलता है, कॉन्वेक्स मिरर मिलता है। तो ये हमारा था कि गोलीय दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण के कौन कौन से प्रकार हैं। तो गोलीय दर्पण के भी अपने दो प्रकार है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये कैसे बनता है, जब हम किसी गोले, कांच के गोले को ऐसे ब्रेक करते हैं तो इसको क्या हम कहते हैं, अवतल दर्पण। जब इधर से ब्रेक करते हैं तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। अब हमारे जो एग्जाम में जो प्रश्न बनता है वो इसके यूजेस पे बनता है कि इसका कहां पे यूज है, कि हमारा जो अवतल दर्पण है इसका हम लोग कहां कहां यूज करते हैं। तो जो हमारा कान, नाक, गला आदि की जो जांच किया जाता है तो उसमें जो दर्पण लगा के देखा जाता है उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है, तो अवतल दर्पण लगा होता है। उसी तरह जब मोटर कार का जो हेडलाइट होता है, कोई भी मोटर कार होता है उसकी जो हेडलाइट होती है उसमें जो दर्पण होता है उसका नाम क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। अब आता है हमारा बात कि उत्तल दर्पण का कहां पे प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहां किया जाता है, तो मोटर कार के साइड मिरर के रूप में। जो कोई मोटर कार होती है उसके साइड में एक मिरर लगी होती है जो पीछे की साइड दिखाई देती है, उसमें कौन सा दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। और सोडियम परावर्तक लैंप के रूप में भी क्या होता है, इसका यूज किया जाता है। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था आपका कि दर्पण क्या होता है और दर्पण के जो हमने प्रकार देखा। हमें समतल दर्पण में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस इसको जानना है ये होता क्या है। हमने आपको बताया भी, गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये हमने देखा कि अवतल दर्पण किसको कहते हैं और उत्तल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। हमारे जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएगा वो आपका इमेज फॉर्मेशन के साथ आएगा, कि मतलब प्रतिबिंब बनने की स्थिति बताई जाएगी, कि आपको अवतल दर्पण के साथ बताया जाएगा कितने सारे प्रतिबिंब बनने की स्थितियां हो सकती हैं, उत्तल दर्पण में कितनी तरह की स्थिति हो सकती है प्रतिबिंब बनने की। उन सभी केसेस को पढ़ने के लिए हमको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जानना बहुत जरूरी था। तो इसलिए हमने आज इसको देखा। अब इसके हमने उपयोग को भी देखा
कि अवतल दर्पण का हमने कहाँ कहाँ यूज हम लोग करते हैं और उत्तल दर्पण का भी हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो हमारे एग्जाम में पढ़ने के कॉन्सेप्ट बनाने के लिए उपयोगी है। यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आएगा, जैसे वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, ठीक है, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, ठीक है, दर्पण की फोकस क्या होती है, दर्पण की फोकस दूरी क्या कहलाती है, इन सभी छोटे छोटे पॉइंट्स को देखेंगे। ये हमारे एग्जाम में प्रश्न नहीं बनेंगे, लेकिन जब हम इमेज की स्थिति देखेंगे, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति को जानेंगे, तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को जानना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि यही हमारे क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट को बनाते हैं। आप चाहे तो उसको नोट कर लें, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग आगे चलते हैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स की ओर। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, दर्पण के कुछ पॉइंट्स होंगे उसे देखेंगे। जैसे दर्पण का ध्रुव क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र, दर्पण की त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है, दर्पण का फोकस किसे कहते हैं और फोकस दूरी हम लोग किसे कहते हैं। हमने यहाँ पे दो दर्पण को ले लिया है, एक ये हमारा है अवतल दर्पण, ये हमारा है अवतल दर्पण, और ये नीचे वाला जो है इसका नाम होता है हमारा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो दो हमने गोली दर्पण को लिया, एक है अवतल दर्पण और एक है उत्तल दर्पण। बात करते हैं हम लोग कि इसमें से परावर्तक तल किसे कहते हैं। तो दर्पण का, गोली दर्पण का वह भाग जहां से परावर्तन होता है, परावर्तक तल कहलाता है। गोली दर्पण का वह भाग जहां से परावर्तन होता है, परावर्तक तल कहलाता है। जैसे ये देखिएगा, यहीं से परावर्तन होता है और इसी को हम क्या कहते हैं, परावर्तक, परावर्तक तल कहते हैं। जहां से परावर्तन होता है उसी भाग को हम क्या कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं। इसका परावर्तक तल ये हो जाएगा, परावर्तक तल। अब बात करते हैं गोली दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। तो परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है, परावर्तक तल का मध्य बिंदु होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। और इसी को हम P से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो आपको जानना होगा कि दर्पण का ध्रुव किसे कहा जाता है। तो दर्पण का ध्रुव मतलब परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होगा वही क्या होगा, दर्पण का ध्रुव होगा, अर्थात पोल होगा। और इसी को हम P से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आपने जाना क्या कि ध्रुव किसे कहते हैं। अब हम लोग आइए बात करते हैं दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। दर्पण का द्वारक क्या होता है। तो द्वारक ये होता है, परावर्तक तल की लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। मतलब जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई होगी, ये जो लंबाई है यही इसका क्या होगा, द्वारक होगा। द्वारक का मतलब ये हो गया कि परावर्तक तल की कुल लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। आपसे जानना होगा या किसी को बताना होगा, आप आराम से बता सकते हैं कि दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि परावर्तक तल की कुल लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब बात करते हैं वक्रता केंद्र क्या होती है। वक्रता केंद्र क्या होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने कि वक्रता केंद्र क्या होती है। आपको यहाँ दिख रहा है कि वक्रता केंद्र कहीं आपको दिख भी रही है यहाँ पे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि वक्रता केंद्र कहाँ से लिया गया है। तो इसकी परिभाषा ये निकल के आती है कि गोली दर्पण को जिस गोले से काट कर बनाया जाता है उस गोले के केंद्र को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे ये अवतल दर्पण है, ये किसी गोला होगा, कोई गोला होगा, और वो गोला कुछ इस प्रकार से होगा और इसी को काट कर क्या किया गया है, अवतल दर्पण बना हुआ है। तो हमने कहा कि गोली दर्पण को जिस गोले से काट कर बनाया जाता है उसके केंद्र को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसी का नाम है वक्रता केंद्र, इसका नाम है कि गोली दर्पण को जिस गोले से काट कर बनाया जाता है
उस गोले के केंद्र को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। आइए हम बात करते हैं उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण का गोला कुछ इस जिस गोले से काटा गया होगा वो गोला कुछ इस प्रकार से रहा होगा और इसका केंद्र फिर यहाँ मिलेगा और इसी को C से प्रदर्शित करते हैं और इसी का नाम क्या होता है, वक्रता केंद्र इसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या निकल जाती है कि गोलीय दर्पण को जिस गोले से काट कर बनाया जाता है उस गोले के केंद्र को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ये अवतल दर्पण का गोला कुछ इस तरह रहा होगा और उत्तल दर्पण जब बना होगा तो गोला कुछ हमारा इस तरह से रहा होगा। अब आइए कुछ बात करते हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो इसकी परिभाषा बिल्कुल वही निकल के आएगी, बस थोड़ा सा अंतर यह है कि गोलीय दर्पण को जिस गोले से काटा जाता है, गोलीय दर्पण को जिस गोले से काट के बनाया जाता है उस गोले की त्रिज्या को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे R से प्रदर्शित किया जाता है। यही इसका क्या होगा, यही इसको बोलते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण को जिस गोले से काट कर बनाया जाता है उस गोले की त्रिज्या को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। ये हमारा था, ये वक्रता केंद्र था और ये हमारा वक्रता त्रिज्या था और ये हमारा ध्रुव था। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं कि मुख्य अक्ष ये क्या होता है। मुख्य अक्ष ये क्या होता है। तो इसकी परिभाषा बिल्कुल सिंपल है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहेंगे। मतलब ये जो वक्रता केंद्र है, यहाँ से एक लाइन हमने खींचा और वो ध्रुव से क्या हुआ, मिल रही है। मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो वक्रता केंद्र और जो ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये हमारा था मुख्य अक्ष था। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि फोकस क्या होता है। अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया, अब बात आती है कि फोकस क्या होता है। फोकस कहाँ पे हम लेंगे, फोकस को कहाँ पे लेंगे। आपको बस इतना ही पता होगा कि फोकस हमारा C और P मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में क्या होता है, फोकस होता है। बस आपको हर किताबों में आप ये देखते हैं और इस चीज़ को मान लेते हैं। लेकिन अगर एग्जैक्ट में अगर बताएं, अगर इसको सही तरीके से पढ़ा जाए तो ये फोकस होता है वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु में होता है। ये इन दोनों के बीच का जो मध्य बिंदु होगा वहीं पे हमारा क्या होगा, दर्पण का फोकस होगा और इसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस। दर्पण का फोकस, दर्पण का फोकस कहाँ पे होगा, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु में ही जो स्थित होगा, बिंदु जो स्थित होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, दर्पण का फोकस। मतलब दर्पण का फोकस बताने के लिए हम कह सकते हैं कि दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, दर्पण का फोकस कहलाता है। यहाँ पर मेरा ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र C है, इनका मध्य बिंदु यहाँ पे F होगा और इसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस। और यह कह सकते हैं दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं, दर्पण का फोकस कहते हैं। अब इसके साथ अब मेरा लास्ट पॉइंट है कि फोकस दूरी किसे कहते हैं। फोकस दूरी क्या होती है, तो कुछ नहीं, यहाँ से आपके फोकस से ध्रुव तक की जो दूरी होती है, जो फोकस से ध्रुव तक की जो लंबाई होती है उसी को हम बोलते हैं फोकस दूरी और इसको स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है। आप इसकी परिभाषा ऐसे बता सकते हैं कि फोकस और ध्रुव के बीच की लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसी को हम एक नाम देते हैं क्या, और उसका नाम क्या है, फोकस दूरी है। ये जो मैं आपको बताया हूँ इतनी सारी बातें, ये ध्रुव क्या होता है, दर्पण का द्वारक क्या होता है, उसकी वक्रता केंद्र क्या होती है, उसकी त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस क्या होता है और फोकस दूरी क्या होता है, ये आपको रटना नहीं है। मैं इसकी परिभाषा आपको एक वन लाइनर में आपको समझाया हूँ, एक डायग्राम बताया और आपको वास्तव में मैंने
पॉइंट को क्या क्या नाम दिया गया है, इसको आपको अपने सॉफ्ट कॉपी में रखना है, हार्ड कॉपी बना के छोड़ नहीं देना है। बिल्कुल आपको उस कॉन्सेप्ट की तरह से केवल समझिए कि इस टर्म का जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे वहां पे आपसे बोलेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर, तो आपके मन में आएगा मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता त्रिज्या से जाती है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता केंद्र से आता है, ये क्या होता है। ये सारे जो टर्म्स को आप जाने रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि जो किरण हो रही है वो यहाँ से अगर गुजर रही है तो उसकी मीनिंग क्या होगी, किस स्थान की इसकी अपनी मीनिंग क्या होगी। परावर्तक तल, हम बार बार परावर्तक तल का नाम लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो गोली दर्पण का वह भाग जहाँ से परावर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं। तो इतने सारे दर्पण को हमने डेट में पढ़ा, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे हम जैसे आपको बताएंगे कि गोली दर्पण की चिन्ह परिपाटी, ठीक है, चिन्ह परिपाटी मतलब हम कैसे चिन्हों को मेजर करेंगे, कब हम पॉजिटिव लेंगे, कब निगेटिव लेंगे, ये हम जानेंगे। तो आइए इसको अलग से पढ़ने से अच्छा इसी डायग्राम में हम लोग पढ़ लेते हैं। ये देखिएगा, ये मुख्य अक्ष है और ये हम कह सकते हैं ये कोई एक्स एक्सिस है, ये कोई एक्स एक्सिस है और यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर डाला और मान लिया ये क्या है, कोई वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के जो इधर जो भी हम अगर कोई चीज़ अगर मेजर करते हैं वो पॉजिटिव होगी और वाई एक्सिस जब इससे ऊपर जाएंगे तो वो भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जब हम एक्स एक्सिस से जब इस तरफ बाईं ओर अगर आते हैं तो सारी चीज़ें हम जो भी मेजर करेंगे वो किसमें होगी, नेगेटिव में होगी। और वाई एक्सिस पे अगर हम नीचे आते हैं तो भी किसमें मेजर करेंगे, नेगेटिव साइन में मेजर करेंगे। मतलब हम कह सकते हैं गोली दर्पण के ये बाईं ओर जो भी चीज़ें नापी जाती हैं वो किसमें होंगी, ऋणात्मक में होंगी और दाईं ओर वाली चीज़ें सारी क्या होंगी, वो धनात्मक होंगी। इसी तरह जब हम कह सकते हैं मुख्य अक्ष के ऊपर जो भी हम नापेंगे सारी चीज़ें, जो भी दूरियां नापेंगे, जिसकी लंबाई नापेंगे वो धनात्मक होगी और जो नीचे नापेंगे वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। आपने देखा ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी, यहाँ पे फोकस दूरी एफ इधर है, मतलब बाईं ओर है, तो हम कह सकते हैं अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, जब फोकस दूरी होती कैसे होती है, एफ कैसा होगा, तो ऋणात्मक होगा। उत्तल दर्पण का जो फोकस है वो हमारा ध्रुव के किधर की ओर है, इधर है, राइट साइड में, और ये जो इसकी फोकस दूरी होगी वो कैसी होगी, हमारी धनात्मक होगी। एक चीज और याद रखेंगे कि कोई भी दूरी नापेंगे वो हम नापते कहाँ से हैं, ध्रुव से नापते हैं, पोल से हम लोग नापते हैं। आज की वीडियो हम लोग दोस्तों इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा, वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसमें बनने वाले इसके चिन्ह परिपाटी, इसके साथ ही साथ इसके वन लाइनर में इसके सारे कॉन्सेप्ट वन लाइनर में दूंगा और इसके चिन्ह परिपाटी, और हम लोग गोली दर्पण का मिरर फार्मूला पढ़ेंगे और उससे बनने वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए आप इस कॉन्सेप्ट को तैयार रखिए, मेरा आपके साथ पूरा सपोर्ट रहेगा। आप कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे ये वीडियो उनके लिए क्या हो, उपयोगी हो सके। धन्यवाद।